अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। दो अहम कहानियों के साथ मैं आज आपके सामने हूँ और तीसरी एक वार्निंग के साथ। वार्निंग क्या है वो मेरे ज़ाती एक आप समझें तजुर्बे की बात कर लें कि मैं पाक कतर तकाफुल इंश्योरेंस कंपनी के मतलब भी आपको आज कुछ बताऊँगा कि जो गाड़ियों की इंश्योरेंस करते हैं लोगों की एक्चुअली करते क्या हैं, लेकिन या क्या नहीं करते ये भी बताऊंगा। मेरे साथ आज मौजूद है हमीदुल्लाह जान आफरीदी। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, रुकन है कौमी असम्बली के, उस कौमी असम्बली के जिसमें जाली डिग्रियों वाले और जाली क्लेम्स वाले और जाली पता नहीं किस किस चीज़ के लोग मौजूद हैं, जिसमें 44% जाली वोटों के साथ ये असम्बली हमें बता रही है कि जमहूरियत कितना बेहतरीन इंतकाम है कौम के साथ। और वाकई जमहूरियत को जब मैं देखता हूँ तो लगता है इंतकाम ही है। क्यों, अभी आपको मैं बताऊँगा। और अपना हमीदुल्लाह जान आफरीदी साहब से हम बात करेंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन ये करेंगे कॉपीराइट वायलेशन पे। और जो पाकिस्तान में घटिया फौश ड्रामे गैर कानूनी तौर पे चलाए जा रहे हैं, खुल्लम खुल्ला चलाए जा रहे हैं, नई नस्ल को बेरा रवि पे लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से इस प्रोग्राम के इश्तिहार भी कम होते जा रहे हैं, जिसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। और जिसकी वजह से पीटीए जो है और टेलको कंपनीज जो हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस वक्त जो रेवेन्यू जनरेटिंग कंपनीज हैं, वो किस तरह 370, 360, 340 करोड़ हर साल पाकिस्तान से बाहर इंडिया को भेज रही है। और परसों पाकिस्तान की सरहद पे आपको पता है कि परसों सुबह को एक हमारे नौजवान को इंडियन आर्मी ने बेदर्दी से शहीद कर दिया। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, उन लोगों के लिए बहुत मुबारकबाद है यहाँ पे कि जो इंडियन सॉफ्टवेयर को यानी हाथों हाथ लेते हैं और कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बातें करते हैं, जिन पे मुझे गुस्सा आता है कि वो गोली हो सकता है आपके उस पैसे से आई है जिसने आपके एक जवान की जान ले ली है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन उससे पहले हमारी असेंबलीज़ में हो क्या रहा है, हमारी असेंबलीज़ में किस टाइप के लोग हैं। हमारी असेंबलीज़ में जाकिरानी जैसे बहुत अजीम लोग भी मौजूद हैं। जाकिरानी जिनका ताल्लुक सिंध से है, एक वडेरा है, और ये इतना खौफनाक एक वडेरा है। आज कई महीने लगे, हमें तकरीबन 2.5 महीने लगे इनके ख़िलाफ़ तमाम सबूत जमा करने पे। और ये सबूत शुरू हुए एक खातून की आवाज़ से। एक औरत ने मुझे जैकबाबाद से कॉल किया, और वो औरत तो नहीं, मैं उसको बच्ची है हमारी वो, और बड़ी कम उम्र है। और उसने कहा कि भाई मुझे समझ नहीं आती, हमारे घर वाले जो हैं बड़े डरपोक हैं, आवाज़ नहीं उठाते, और मैंने आपका नंबर बड़ी मुश्किल से लिया है, आपको मैं फ़ोन कर रही हूँ और मैं आपको एक स्टोरी देना चाह रही हूँ। उन्होंने अपने MNA जाकिरानी के ऊपर स्टोरी दी। उस स्टोरी को ARY के रिपोर्टर्स ने और एक खरा सच की टीम ने पिछले 2.5 महीने रिसर्च किया, और उस रिसर्च के बाद पता चला कि जाकिरानी साहब जो हैं इंतहाई घनौनी खसूसियात के मालिक हैं। आफरीदी साहब, मैं इस पर भी आपसे मैं राय लूँगा कि किस किस्म के लोग आपके MNA हैं, और आपको फ़ख्र होना चाहिए कि आप कातलों के, डकैतों के, चोरों के साथ आप बैठे रहते हैं और आप उनके साथ हंसते हैं, कैफेटेरिया में चाय पीते हैं। जो सबसे सस्ती चाय, सबसे सस्ता खाना, सबसे सस्ती पेस्ट्री और केक पीस जो है वो नेशनल असेंबली के कैफेटेरिया में है। अगर आपको कहीं ना मिले तो नेशनल असेंबली के कैफेटेरिया में जाएं, आफरीदी साहब के मेहमान हो, ये आपको वहाँ खिलाएंगे, बड़ी खुशी से खिलाएंगे, क्योंकि 2 रुपए की पेस्ट्री है, पूरे मुल्क में कहीं नहीं मिल रही। 1.5 रुपए का समोसा पूरे मुल्क में कहीं नहीं मिल रहा। कबाब की टिक्की जो है 1.25 रुपए की कहीं नहीं मिलती पूरे मुल्क में, ये आपको दिलवाएंगे। नेशनल असेंबली की कैंटीन में तो मिलती है ना सब कुछ। लेकिन जाकिरानी साहब कितने खौफनाक आदमी हैं, इनके मतलब खुद जैकबाबाद के DPO क्या कहते हैं। DPO यानी जो एक सरकारी अफसर है, ये मुबशर लुकमान नहीं है, गैर सरकारी अफसर। ये कोई किसी और प्रोग्राम का होस्ट नहीं है, ये कोई काशिफ अब्बासी नहीं है, ये कोई बदामी नहीं है, ये कोई माया खान नहीं है। ये DPO हुकूमत पाकिस्तान का एक गेजेटेड ऑफिसर। उसने जो ख़त लिखा अपनी हुकूमत को, मैं आपको वो ख़त IG को, एक्चुअली IG पुलिस को ख़त जो लिखा, मैं आपको वो ख़त दिखाता हूँ। और उस पर उन्होंने लिखा कि इट इज़ सबमिटेड दैट द अंडरसाइंड वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द क्राइम हिस्ट्री ऑफ जैकबाबाद तालुका कंटेन्ड विद नोटोरियस ऑफेंसेस, assassinations, threats, ransom kidnappings, robberies, dacoities, road street crimes, and much more various misdeeds by the person of mostly Jakarani tribes, whom network operating by the very prominent personality Mir Ahmad Nawaz and Babul Khan Jakarani and his son Mir Ejaz Ali Khan Jakarani remained nominated bodies for general elections by Pakistan People's Party parliamentarian and remain MNAs। ये MNAs हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके मतलब को कहते हैं कि
इस खत में कि जब भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने किसी आदमी को एक्यूज्ड आदमी को अरेस्ट किया है, उसको गिरफ्तार किया है, तो पता चला है कि या वो जाकरानी का हायर्ड असैसिन है जो पैसे लेके कत्ल कर रहा है लोगों को, या कोई और क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है, और उसके बाद उसका एविडेंस जो है वो सरकारी फाइलों से गायब कर दिया जाता है। और उसके बाद यानी कातिल को भी कई दफ़ा मरवा दिया गया ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। फिर क्या हुआ, एक हिंदू बच्चे का कत्लेआम हुआ, वहाँ पे एक हिंदू लड़की की अपना इस्मत दरी की गई, और यहाँ पे बताया गया कि जनाब वो खुदा न खास्ता को ब्लेसमी का उन्होंने काम किया ही है वो, जबकि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया था। मैं अल्लाह आपको बता रहा हूँ। और वो को पूरी की पूरी सुदाम चंद चावला फैमिली जो है वो भारत माइग्रेट कर गई पाकिस्तान से। ये हाल किस वजह से हुआ? क्योंकि एक ऐसे आदमी, उसके भाई और बेटे जो कि MNA बन के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हमारी असेंबली के अंदर बैठे हैं, उनको पुलिस अपनी तमाम तर रिपोर्ट्स के बावजूद गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, सिर्फ उनको प्रोटोकॉल दे सकती है, जबकि उनको हिरासत के अंदर होना चाहिए। सुदम चावला केस जो है, he was assassinated by मीर एजाज अली खान एंड बाबुल खान जाकरानी हिमसेल्फ। ये DPO की रिपोर्ट कह रही है, ये मैं क्लेम नहीं कर रहा। ये DPO की रिपोर्ट जो उसने 12 तारीख को 12 दिसंबर 2007 में लिखी, IG पुलिस को उसने सबमिट की। मैं वो उस रिपोर्ट का इक्तबास आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि उसने अपने हाथ से खुद शूट किया वहाँ पे, और 4 गोलियां उसने मारी मकतूल को। और उसके बाद यानी क्या कहते हैं कि केस अभी तक पेंडिंग है, अदालतें उस केस को ले नहीं रही, पुलिस मुजरिम को हाथ नहीं डाल रही। वो MNA है, आपके और हमारे नाम पे वो डेवलपमेंट चार्जेस ले रहा है, वहाँ पे फंड्स ले रहा है, ऐश कर रहा है, और जो बोलता है उसके खिलाफ आगे DPO की रिपोर्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जिसने भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की, FIR कटाने की कोशिश की, उसको कत्ल कर दिया गया। ये रिपोर्ट तो बहुत लंबी है, और जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर का भी कत्ल है बाय द वे। मैं आपको वो भी दिखा दूं कि इसका पैरा नंबर 3 जो है वो बताता है कि पुलिस इंस्पेक्टर को कत्ल किया गया मोबाइल स्क्वाड से निकाल के, क्योंकि वो पुलिस इंस्पेक्टर जाकरानी को गिरफ्तार करने जा रहा था। और उसके बाद सिंध की तमाम पुलिस चूड़ियां पहन के बैठ गई, सिंध की पुलिस जो है वो कंगने पहन के बैठ गई, और वो शायद अपना वहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं नाच गाने की फिल्में देख रहे हैं, को मुन्नी देख रहा है, को शीला देख रहा है, क्योंकि जाकरानी को कोई नहीं देख रहा जिसने खुद उनके इंस्पेक्टर को कत्ल कर दिया वहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ कि सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर की जानिब से एक डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट को खत लिखा गया, और उसमें एक इंक्वायरी टीम बनाने को कहा गया कि सिंध के अंदर इतनी करप्शंस हो रही हैं, इसकी इंक्वायरी की जाए। उस इंक्वायरी कमेटी ने एक रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट आपको अब मैं आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि अगस्त 2007 में इंक्वायरी कमीशन के सामने आने वाली रिपोर्ट पर लगने वाले इल्जामात दुरुस्त साबित हुए। ये अगर आप रिपोर्ट देखें, मुमताज जाकरानी को मिस मैनेजमेंट, मिस अप्रोप्रिएशन, एम्बेजलमेंट ऑफ गवर्नमेंट मनी और जमीनों पे गैर कानूनी कब्जा करने पे उनको मुलव्विस पाया गया। और ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक मुमताज जाकरानी करोड़ों रुपए के घपलों में मुलव्विस हैं। कमीशन के मुताबिक एक बड़े पैमाने पे करप्शन हुई, और ये केस नैब के लिए फिट है। मेरे पास उसकी जो सरकारी इमलाक वहाँ पे जैकबाबाद उसके नवा उसमें उसकी इतनी लंबी तफसीलात मौजूद हैं कि मैं अगर बताऊं तो मुझे इसके लिए एक और प्रोग्राम करना पड़ेगा, और ऑनरेबल हमारे पार्लियामेंटेरियन जो हैं जिस सब्जेक्ट के लिए आए हुए हैं इनको उस पर वेट करना पड़ जाएगा। लेकिन इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद सिंध की लोकल गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने कच्ची आबादी स्पेशल डेवलपमेंट और डिपार्टमेंट की तरफ से मुमताज़ जाकरानी के लिए के खिलाफ कार्रवाई के लिए नैब को एक ख़त लिखा। ये ख़त 24 जनवरी 2008 को लिखा गया, और आप इसके ऊपर देख लें, मैं आपको ख़त दिखा रहा हूँ कि लिखा गया इंक्वायरी अगेंस्ट मुमताज़ अली जाकरानी नाजिम जैकबाबाद, और वो ख़त लिखा। और अल्हम्दुलिल्लाह क्या हुआ, नैब ने इसको एक इंक्वायरी का नंबर दिया कि रजिस्टर्ड अंडर केस नंबर 851
एंड द केस इज रेस्टिंग। इंसाफ अंधा है या अपना बहरा है मुझे पता नहीं, यहां पे तो लगता है कि कोई सुनवाई नहीं किसी गरीब आदमी की, क्या अमीर आदमी की क्या। फिर मुमताज़ हसन जाकरानी, एजाज हुसैन जाकरानी और बाबुल जाकरानी की तरफ से जैकबाद में किए जाने वाली ज़मीनों की जो कब्जे उन्होंने किए और जो उन्होंने फ़रोख्त किया आगे, मैं उन ज़मीनों की लिस्ट आपको दिखाता हूँ। मैं पढ़ के क्या आपको बताऊँ, ये आपको मैं लिस्ट दिखाता हूँ जिसमें शॉप्स हैं, जिसमें मार्केट्स हैं, जिसमें ज़रई अराजी है, जिसमें स्कूल है, जिसमें अस्पताल है, जिसमें कब्रिस्तान है, और ये फायर स्टेशन यानी फायर ब्रिगेड का दफ्तर भी बेच दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और रेलवे की ज़मीन पर तो खैर कब्जे किए हुए हैं। उसके बाद रेजिडेंशियल हाउस सर्कल, जो एंटी करप्शन का सर्कल ऑफिसर था उसका रेजिडेंशियल घर जो था उसको भी बेच दिया पकड़ के, और वो बेचारा घर के बाहर है और वो पता नहीं अब कहाँ है। वैसे उसको होने ही नहीं चाहिए और उसको तो अपना चूड़ियाँ पहन के कहीं बैठ जाना चाहिए एंटी करप्शन वाले को। और फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान रेलवे डिवीज़न ऑफिस सखर जो है उसकी जानिब से ज़िला नाज़िम को ख़त में लिखा गया कि रेलवे ने अपनी ज़मीन बाबुल जाकरानी के कब्ज़े से छुड़ाने के लिए दरख्वास्त दी है। रेलवे ने यह दरख्वास्त दी है बाबुल जाकरानी के कब्ज़े से ज़मीन छुड़ाने के लिए। और फिर क्या हुआ, नथिंग। उसके बाद क्या हुआ कि जाकरानी साहब ने लोगों को सरकारी नौकरियां दिलवाने के एवज 5-5 लाख रुपए लेना शुरू किए। हुकूमत से 37 नौकरियों की उन्होंने अप्रूवल कराई, मैं आपको वो लेटर भी दिखाऊंगा, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और 37 के आगे हाथ से 00 लिख के 3700 अपॉइंटमेंट्स कर दी और हर एक से 5-5 लाख रुपया, 2.5-2.5, 3-3 लाख रुपया रिश्वत वसूल की गई सरकारी नौकरी दिलाने के लिए। और उसके बाद अब क्या है कि डीपीओ जो है वहां पे कार्रवाई कर रहा है कि जिन लोगों को जाली ऑफर लेटर्स भी भेज दिए गए, मेरे पास वो ऑफर लेटर्स ही मौजूद है यहाँ पे, उनके अब इंटरव्यूज किए जा रहे हैं। भाई ऑफर लेटर भेज दिया तो इंटरव्यू किस चीज का हो रहा है। मेरे पास ये और बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले हमीदुल्लाह जान अफरीदी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और माजरत के साथ, आपको शर्म नहीं आती आप ऐसी असेंबली में बैठे हैं? मुबशर लुकमान, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया ये मौका मुझे दिया, और आपने जिस तरीके से पार्लियामेंटेरियंस का और असम्बली का पोस्टमार्टम किया है उसमें थोड़ा मैं कहना चाहूँगा। एक तो ये है कि इसमें असम्बली और सिस्टम की कोई गलती नहीं है। ये एक जमहूरी तरीके से हर बंदा अपने हलके से इलेक्ट होके आता है और उसमें यकीन अच्छे बुरे लोग मिक्स होंगे, डाकू भी हो सकते हैं, चोर भी हो सकते हैं, कोई इनकार नहीं कर सकता है, फेक डिग्री, डबल नेशनलिटीज़, लेकिन उस निज़ाम को या उस सिस्टम को उसके लिए खोसना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। और ये लोग इलेक्शन के थ्रू आए हैं, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के थ्रू आए हैं। अगर एक चोर डाकू को उसके इलाके का, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग बार इधर भिजवाते हैं तो मेरे ख्याल से ये जिम्मेदारी उन पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जाली वोट लेके जो आता है उसको, सर जाली वोट के लिए अदालत जाएं, लोग उस करें, उसको सू करें, एक प्रॉपर तरीका। तो अदालत के 39 ऑर्डर्स हैं जिनको पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जूते की नोक पे रखा है। देखें, और अदालत ये मुल्क चलाने के लिए नहीं आई है। देखें, अदालत का काम हुकूमत चलाना नहीं है। देखें ना, अब एक इंडिविजुअल के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है, ये नैब यहाँ पे खामोश, दस्ती यहाँ पे खामोश। नहीं, देखें, एक तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा ताल्लुक नहीं है। साहब की आवाज सुनना नहीं, मैं सुन लूंगा उनकी आवाज को। एक नहीं, एज ए ह्यूमन बीइंग वो हिंदू जरूर है बट बहुत ही काबिल एहतराम इंसान है और इंसानों की कदर मैं करता हूँ, और इंसानियत जो है वो बहुत बड़ी एक चीज है, ठीक है ना। और इनके सगे भाई को किस तरह मर्डर किया जाकरानी ने और पूरा खानदान माइग्रेट कर गया। ये एक शेर का बच्चा है जो यहाँ पे बैठा है और अपना, उसके बाद इनको क्या किया, इनको घर से निकाला, इनके घर को बुलडोज कर दिया गया, इनको मारा पीटा गया और इनको कहा गया कि तुम यहाँ पे क्यों हो। पूरी हुकूमत की मशीनरी ने उस आदमी को यहाँ से निकाल दिया धक्के देके। इस वक्त वो इंडिया में है और इंडिया से वो मेरे साथ लाइन पे है। जी सर, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही सर। भाईजान मुझे बताएं कि आपके भाई को किस तरह कत्ल किया गया, किसने कत्ल किया? मेरे भाई को दिन दिहाड़े रात के 7:15 बजे बड़ी बाजार के अंदर
एजाज जकरानी, मुमताज जकरानी, इन्होंने कत्ल किया वहां पे, जिसकी मैंने एफआईआर कटवाई थी वहां पे उसी समय ही। और उसके बाद एफआईआर कटने के बाद मुमताज जकरानी गिरफ्तार हुए थे, मगर किसी बड़ी हस्ती के फोन पे उनको छोड़ा गया था उसी समय ही। गिरफ्तारी के बाद ही छोड़ा गया। वो बड़ी हस्ती कौन थी? बड़ी हस्ती उस वक्त उसको गवर्नमेंट की सपोर्ट थी, बहुत सपोर्ट थी उस वक्त गवर्नमेंट की उसको। उस वक्त जो भी गवर्नमेंट की मशीनरी थी पूरी उनके ही फेवर में थी। आप मेरे साथ लाइन पर रहिएगा, मुझे पता है आप इंडिया से बात कर रहे हैं, वहां पे इस वक्त देर हो चुकी है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे साथ रहिएगा। अफरीदी साहब भी मेरे साथ हैं। एक ब्रेक के बाद जब आऊंगा तो दोबारा आपको बताऊंगा कि जाकरानी कातिल होने के बावजूद किस तरह फिर रहा है दंदनाता हुआ, कब्जा ग्रुप होने के बावजूद किस तरह फिर रहा है दंदनाता हुआ, और क्या नहीं किया उन्होंने कल से लेके आज तक इस प्रोग्राम को रुकवाने के लिए। हम पे बड़े बड़े इल्ज़ामात लगते हैं, पैसे खाने होते तो ये जाकरानी से अभी 6 मुरब्बे खा लेते। बड़ी ऑफरें आई थी, ठीक है ना, कि ना करें ये प्रोग्राम, लेकिन लानत भेजता हूँ मैं ऐसे लोगों पे जो इस मुल्क के गरीब लोगों के ऊपर अपना उनकी ज़मीनों पे कब्जा करें, उनकी जानें लें, और लानत भेजता हूँ ऐसे लोगों पे जो अपनी पावर को मिसयूज़ करें, जो अल्लाह ताला ने एक इम्तिहान के तौर पर उनको दी है। एक ब्रेक के बाद अफरीदी साहब, ठीक है ब्रेक। क्योंकि डॉलर्स रिलायबल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा से, क्योंकि एक लंबी लिस्ट है मेरे पास। एजाज खान जाकरानी ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ने के बाद करप्शन के उन्होंने क्या किया कि उनको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दे दी गई, और उसमें उन्होंने नए रिकॉर्ड्स कायम किए करप्शन के। एजुकेशन मिनिस्ट्री भी दी गई, और फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ 3000 नौकरियों को बेचा जैकोबाद में, ईडीओ एजुकेशन हेल्थ में, ईडीओ एजुकेशन शान ब्रोही के तवसत से उन्होंने बेचा, और उस हर नौकरी के लिए उन्होंने 1 लाख यानी 180 करोड़ रुपया उन तमाम 3000 नौकरियों पे उन्होंने कमाया। और हर जॉब जो है गरीब आदमी को बेची गई, किसी ने भैंसें बेची, किसी ने ज़मीन बेची, किसी ने बीवी का जेवर बेचा, और उसके बाद उनको परमिशन मिल गई जनाब कायम अली शाह से 37 नौकरियों की। उन 37 के आगे जब मैं आपको बता रहा था उन्होंने 00 लगाया, 3700 की, और ये सारों के ऑफर लेटर्स मेरे पास मौजूद हैं। तो अफरीदी साहब, मैं यहाँ पे बैठता हूँ ना, मैं अपनी रिसर्च करके बैठता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि आपकी असेंबली में, आपकी सेनेट में बहुत काबिल एहतराम लोग भी हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो खुद कुड़ते हैं, उनका दिल भी खून के आंसू होता है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि जब आपके यहाँ ऐसे कोई काली भेड़ बेनकाब होती है, इवन पुलिस, नैब, गवर्नमेंट सब बेबस होते हैं। और वो भी आप चलो नाहिद खान ना सही, सफदर अब्बासी नहीं है, लेकिन कोई और तो होगा, जियाला पीपल्स पार्टी का, जिसको पैसे देकर टिकट खरीद लेगा वो दोबारा, और दोबारा पीपल्स पार्टी उसको इलेक्ट करा लेगी, क्योंकि बहरहाल एक बड़ी पार्टी है, एक मकबूल पार्टी है। देखें मुबशर, एक तो इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छे बुरे लोग हर सेक्टर में, हर तबके, हर इंस्टीट्यूशन में है। वो बुरा जुडिशरी में भी हो सकता है, वो मीडिया में भी हो सकता है, वो पॉलिटिशियन में भी हो सकता है, क्योंकि एज ए नेशन हम में काफ़ी खामियां हैं, अच्छाइयाँ कमी हैं हम में। कहना मैं ये चाह रहा था कि उसके इलाके के लोग ये सब कुछ करने के बावजूद अगर बारहा उसको ला के उधर बिठाते हैं तो ये गलती किसकी है? मुझे एक बात और जो आदमी देखें हर इशू का हल जो है ना, ये आपके अपने दिल के अंदर है। जब तक आप अपने आप को खुद रिस्पॉन्सिबल और अल्लाह का खौफ ना हो आपके दिल में, कोई भी इदारा, आप लोगों की ये है कि NICL केस में 9 महीने चौधरी मोहन सलाई को तो जेल में भेजा गया, उसके ऊपर बड़ी कैद भी, सहूबतें भी हुई, और मोहन सलाई को अदालतों में धक्के खाने पड़े। एक मिनट मैं इस पे बहस करूंगा ही नहीं। मैं ये एग्री करता हूं कि काफी चीजें अच्छा नहीं मैं कुछ और कह रहा हूं उस केस के बारे में, जिसमें खुद मुल्जिम ने आके इकरार जुर्म किया। उसने कहा भाई इन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, ताल्लुक किसका है? मखदूम अमीन फ़हीम का। और मखदूम अमीन फ़हीम ने क्या कहा, मेरे अकाउंट में 5 करोड़ रुपया पता नहीं कहां से आ गया, मुझे नहीं पता चला, और लेकिन अब मैंने खर्च कर दिया को 2-3 करोड़, तो वो तो पूरा वापस नहीं हो सकता, जो रह गया वो मैं वापस कर देता हूं। वो अभी भी आपका सीनियर वजीर। यार ये शर्म की बात नहीं है अफरीदी, आप तो पठान है यार, आप तो मेरे लिए पठान तो बड़े सच्चे लोग होते हैं। मेरे लिए शर्म की बात इसलिए नहीं है ना कि ना तो मेरा रिश्तेदार है, नहीं इंसान तो है, नहीं इंसान है, लेकिन पार्लियामेंटेरियन उसने अपने कब्र में जाके अपना जवाब देना है।
मैंने अपना जवाब देना है। अगर अब उसकी गवर्नमेंट असल में जिस पार्टी का वो है, इन सारों को लगता है इन्होंने दहशतगर्दों के हाथ मर जाना तो कब्र में जाना ही नहीं, पता नहीं। नहीं, कब्र में तो जाएंगे, उनके हाथों भी मरेंगे तो कब्र में ही जाएंगे ना। कहने का मतलब ये है कि जो उसकी पार्टी है, जो उसके घर वाले हैं, ये चीजें उनको सोचनी चाहिए। मैं गलत को तो गलत कह सकता हूं। मैं बता रहा था बरोई का, उसके खिलाफ अपना लड़काना पुलिस ने FIR रजिस्टर की। नहीं, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती है। देखें, मुझे नहीं समझ इसी असेंबली से हर पार्टी के लोग कोर्ट के डिसीजंस पे निकले हैं, जाली डिग्रियों में निकले हैं ना। आपने देखें, वजीर अरेस्ट हुए हैं, जेल में रहे और काफी लंबे अरसे तक रहे। मुझे यह समझ नहीं आती है कि इतनी बड़ी स्टोरी पे अदालतें क्यों चुप हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इस पे एक्टिव नहीं है। ऐसा करते हैं, क्योंकि या तो ऐसा करते हैं कि इफ्तिखार चौधरी को इस मुल्क का खलीफा आजम बना लेते हैं, क्योंकि सारे काम तो उन्होंने नहीं करने हैं। हुकूमत और पार्लियामेंट तो कुछ नहीं करेगी। चौधरी के अलावा और भी तो अदालतें हैं, नीचे अदालतें क्या कर रही हैं? ये मेरे पास एक और एविडेंस है कि DCO जैकबाबाद ने अब क्या किया। जाली भर्तियों के केस को ठंडा करने के लिए अब जो 3 साल से चल रहा था, उसने 2012 यानी 4/12 दिसंबर 2012 को उसने क्या किया कि मीटिंग बुलाई और भर्तियों को कानूनी शक्ल देने के लिए लोगों के इंटरव्यूज करने शुरू कर दिए। देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम जिसका मैं इस हक में नहीं हूं, तो लेकिन इतनी इंटरफेरेंस होती है उनकी इन चीजों में, एडमिनिस्ट्रेशन में। आप कराची में आज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हटा दें, चीफ सेक्रेटरी और IG को गैर जानिबदार लगाएं और आप उनसे 20 दिन में कराची का अमन ले। मैं तो ये एक बात करूं, ये एक फैक्ट। मोहम्मद मूसा जो हमारे रिपोर्टर हैं वहां पे जैकबाबाद में, जिन्होंने बहुत काम किया वहां पे, और मोहम्मद मूसा आपको 2 लफ्जों में बता देंगे कि जैकरानी कितना अच्छा इंसान है और यानी कितनी रहमत है हमारे ऊपर कि जैकरानी जैसे लोग हमारे हुक्मरान हैं, हमारे मिनिस्टर्स हैं, और हम यानी जितना भी शुक्रिया अदा करें अल्लाह का वो कम है। कि मूसा साहब अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मूसा साहब को मैं लाइन में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मूसा साहब से ये भी जरूर पूछना, वोट भी शायद इन्होंने खुद दिया हो। कंवर लाल चावला साहब हैं, राव साहब अभी तक हमारे साथ। चावला साहब मुझे ये बताएं, मेरे साथ आफरीदी साहब भी हैं, ये कहते हैं कि फिर ऐसे लोगों को वोट क्यों दिया जाता है? सर, इनको वोट, ये इनका जो है ना जैकबाबाद में ये बहुत जालिम रहे हैं। ये इनकी पूरी हिस्ट्री निकाले, ये हिस्ट्री शीटर बदमाश रहे हैं। बाबल जकरानी, बका जकरानी, ये पूरे हिस्ट्री शीटर रहे हैं। इनके बहुत से ही इन्होंने गुनाह किए हुए हैं, इनकी लंबी लिस्ट है इनकी। तो जैकबाबाद के लोग कौन इनके साथ वो पल्ला लेगा? अभी मेरे भाई का मर्डर का केस आपके सामने है जी। मैंने अभी कुछ 2 साल पहले एक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को एप्लीकेशन भेजी थी मैंने यहाँ से जी, और मेल भी किया था यहाँ से। उनको रिक्वेस्ट की थी कि मेरे केस पे जो है थोड़ा ध्यान दीजिए, मुझे इंसाफ दीजिए, मगर उन्होंने भी कुछ नहीं किया हमारे लिए कुछ नहीं। और क्या करें, 22 लाख केसेस, 24 लाख केसेस एग्जैक्टली कोर्ट्स में। मारा क्यों है वैसे आपके भाई को? सर, मेरे भाई को मारा था, मेरे भाई थे वो अपने हिंदू बिरादरी के लिए ही काम करते थे। हिंदू बिरादरी को इसके चंगुल से छुड़ाना चाहते थे, जो कि इनके चंगुल में थी पूरी हिंदू बिरादरी। हिंदू जनरल पंचायत का जो प्रेसिडेंट होता था इनके बंगले पे ही होता था। मेरा भाई था वाहिद वो जो हिंदू पंचायत को पंचायती हाल में लेके आया और अपना एक वोट का अधिकार दिलवाया हिंदू बिरादरी को। और उसके बाद हमारी इसके साथ दुश्मनी बहुत टाइम से चली आ रही थी। हेलो चावला साहब, आप जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह करे कि आपको आपके भाई के खून का इंसाफ भी मिल जाए ना, जब हमारे साथ इंसाफ होगा। मैं वही दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह करे कि आपके भाई का आपको इंसाफ मिल जाए। मूसा साहब हैं जी हमारे साथ लाइन पे? मोहम्मद मूसा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मूसा साहब, आप प्रोग्राम देख रहे हैं इतनी देर से? जी जी। मूसा साहब, पहले तो आपको और आपके वहाँ पे तमाम टीम को मुबारकबाद। आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, इतना एविडेंस जमा किया है, आई मीन थैंक यू वेरी मच। ये क्या वजह है जैकरानी के खिलाफ क्यों एक्शन नहीं हो रहा? ये तो आप हेड ऑफिस में बैठे हैं, आपको ज्यादा इल्म है कि 72 लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, कार्रवाई कौन करे। असल बात यह कि जैकबाबाद करप्शन का गढ़ बन चुका है। हर ऑफिस में, हर डिपार्टमेंट में लूट खसूट है।
मैं आपको बताता चलूं कि जून 2012 के एक महीने में हाईवे डिपार्टमेंट में 56 करोड़ रुपए की पेमेंट हुई है सड़कों की तामीर पर। उनमें वो सड़कें शामिल हैं जिनमें एक जहां पर एक पत्थर भी इस्तेमाल नहीं किया गया। एंटी करप्शन खामोश है, नेब खामोश है। दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूं कि एजुकेशन वर्क्स डिपार्टमेंट में 56 करोड़ रुपए की पेमेंट हुई है जून 2012 में, एक महीने में। कोई स्कूल बना है, कोई स्कूल तामीर किया गया है, कोई स्कूल अधूरा रह गया है, लेकिन पेमेंट मुकम्मल कर दी गई है। कोई डिपार्टमेंट उनसे पूछने वाला नहीं है। दूसरी तरफ में आप महकमा तालीम की बात मैं आपको बताऊं, महकमा तालीम में 2011 में उस वक्त के डीसीओ साजिद जमाल अबड़ो ने एक हैंडआउट जारी किया था जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया था कि महकमा तालीम में 3000 से ज्यादा अफराद को गैर कानूनी तौर पर भर्ती किया गया है, जिनमें नायब कासिद से लेकर ओरिएंटल टीचर यानी अरबी टीचर, जिसकी एक माह की तनख्वाह तकरीबन 70-80 हजार रुपए यहाँ वसूल की जा रही है। तो ये हैंडआउट जारी होने के बाद ये मीडिया पर खबरें चली और इस पर वजीर आला सिंध ने नोटिस लिया। वजीर आला सिंध ने टीमें तश्कील दी, टीमें यहाँ इंक्वायरी के लिए पहुंची और वो इंक्वायरी हुई, लेकिन यहाँ के 72 लोगों ने वो इंक्वायरी सर्द खाने का शिकार करा दी। अब ये मामला खत्म ही नहीं हुआ था कि दूसरा मामला फिर आ गया महकमा तालीम में। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन शान मोहम्मद बिरोई ने 4000 अफराद को जाली आर्डर फराहम किए। ठीक है, वो तो मैं बता चुका हूँ। मूसा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आपको मैं एक बात बता दूं कि ये सारी कार्रवाई शुरू हुई काफ़ी अरसा पहले, जब एक बच्ची ने जैकबाबाद से कॉल किया मुझे और उसने उसके बाद हमारी टीम के एक एसोसिएट ने शुएब ने वहाँ पे उसकी सारी तहकीक करना शुरू की और ये मूसा भी और बाकी रिपोर्टर्स भी हमारे ARY के जो थे, इन्होंने इसमें तकरीबन 10 हफ्ते लगाए और ये सारा एविडेंस कलेक्ट किया। कल मैंने अनाउंस किया था, कल से आज तक आपको मैं बता सकता हूँ कि मुझे धमकियों के फ़ोन आए, मुझे रिश्वतों के लिए फ़ोन आए। तो जय करानी, तुम्हारी पावर और पैसे पे मैं लानत भेजता हूँ। ना मुझे को ख़रीद सकता है, ना मैं बिक सकता हूँ। अफरीदी साहब मेरे साथ हैं। एक ब्रेक के बाद आएंगे तो बताएंगे कि ये पार्लियामेंटेरियंस हमारे मुल्क को बेरारवी से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं और कॉपीराइट एक्ट की सेफ गार्ड करने के लिए क्या कर रहे हैं। देखो ब्रेक। प्रोग्राम वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आपको मैं बताऊं कि आपको मुबारक हो, पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त बुक पायरेसी में नंबर 1 कंट्री है। पाकिस्तान दुनिया में बुक पायरेसी में नंबर 1 कंट्री है। लाहौर और कराची में मौजूद उर्दू बाज़ार जो है वो पायरेसी का मेन गढ़ है। और सीडीज़ और डीवीडीज़ को अगर देखा जाए तो लाहौर के हॉल रोड से पूरे पंजाब को पायरेटेड सीडीज़ और डीवीडी सप्लाई की जाती हैं। पहले ये अब काम ज़रा कम इसलिए हो गया कि इंटरनेट ने इसकी जगह ले ली है और अब वहाँ पे वायलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं और इंटरनेट पे तमाम सॉफ्टवेयर जो हैं वो CD, DVD और वो पायरेटेड बुक्स उस पर बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। पाकिस्तान में अक्सर माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को ने अपनी सर्टिफिकेशन और क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम्स जो हैं वो सिर्फ इसलिए बैन कर दिए हैं क्योंकि पाकिस्तान में ये इम्तिहान ऑनलाइन भी नकल के ज़रिए होते थे। गूगल ने 2 महीने पहले इन तमाम पायरेटेड साइट्स को यानी डाउनग्रेड करने का फ़ैसला किया जो इसकी सर्च में आती थी और गूगल को अपना एल्गोरिथम सर्च तब्दील कर रहा है ताकि पायरेटेड मटेरियल को सर्च ना किया जा सके। गूगल यूट्यूब को सिर्फ 2007 यानी 1 साल पहले पायरेटेड लॉस की वजह से 1 अरब लीगल लॉ सूट्स का सामना करना पड़ा और वैलिड कॉपीराइट नोटिस गूगल के ज़रिए अब तमाम वेबसाइट्स को डाउनग्रेड करेगा, जिसका मतलब है कि पायरेट मटेरियल इस्तेमाल करने वाली वेबसाइट्स गूगल की सर्च में नज़र ही नहीं आएंगी और इन तमाम लोगों का बिजनेस ठप हो जाएगा जो अपनी वेबसाइट से पायरेटेड मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मद में 2011 में हमारे यहाँ प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री को 21 यानी एशिया की बात कर रहा हूँ 21 अरब डॉलर का नुकसान हुआ और 2010 में ये जो थी 19 अरब डॉलर का ये फिगर था। दुनिया में इस्तेमाल होने वाले 56% कंप्यूटर्स डेवलपिंग कंट्रीज़ में है और सबसे ज़्यादा पायरेसी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में है
दुनिया में होने वाली पायरेसी का हिस्सा जो है 60% वो एशिया में है, जबकि खैर ये बड़ी एक तवील रिपोर्ट है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में, लेट्स कम टू पाकिस्तान, हमारा तो ताल्लुक पाकिस्तान से, ना एशिया नज़र आता है ना दुनिया नज़र आती है, कि लॉस ऑफ पायरेसी एग्जैक्टली क्या हुआ पाकिस्तान में 2011 तक, मेरे पास 2012 के भी फिगर्स नहीं है, 2011 तक $278 मिलियन का लोकल इंडस्ट्रीज को लॉस हुआ, $278 मिलियन का लोकल इंडस्ट्रीज को लॉस हुआ है। और अगर आप देखेंगे इसको जोग्राफिकल वाइज अगर आप देखें तो जो इंटरनेट यूज़र्स हैं जोग्राफी वाइज एशिया में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा है, फिर यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि पाकिस्तान में मोबाइल इंटरनेट यूज़र्स जो हैं उनकी वजह से पायरेसी वॉयलेशन कितनी हो रही है, और आप देखेंगे कि 2012 के अंदर ये तकरीबन 92%, 92% पे ये पहुंच चुकी है मोबाइल पायरेसी, टेलीफोनी से पायरेसी। और अगर आप इसको एक ग्रैंड पिक्चर अगर आप लें तो आपके सामने एक डेटा चलाते हैं कि वर्ल्ड इंटरनेट यूजेस जो है और टेलीकॉम यूसेज जो है वो क्या है और पाकिस्तान में उसकी क्या पिक्चर है। बट पेनिट्रेशन गैप्स अगर आप देखते हैं तो वो हमारे यहाँ कम है, लेकिन पायरेसी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है। आपको मैं सिर्फ एक रफ आइडिया दे दूँ, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में पाकिस्तान की 19 बिलियन रुपए के लॉसेस हुए हैं, और 20,000 से ज़्यादा दुकानें पाकिस्तान में 20,000 से ज़्यादा दुकानें गैर कानूनी कामों में मुलव्वस हैं। यहाँ पे हम पायरेटेड ड्रामे आ रहे हैं, यहाँ पे गैर कानूनी ड्रामे आ रहे हैं, यहाँ पे उर्दू 1 चल रहा है, यहाँ पे नाइटीज़ पहन के हाथों में शैम्पेन पकड़ के लड़कियाँ टब्स के अंदर से जो है वो सीन्स पिक्चराइज करा रही हैं, और वो उर्दू के नाम पे, फॉरेन कल्चर मीडिया के नाम पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे चल रहा है। यहाँ पे हो ये रहा है कि टेलकोज जो है 360 करोड़ एरोस इंटरनेशनल इंडियन कंपनीज को पैसे दे देती हैं, लेकिन पाकिस्तानी आर्टिस्ट को देने के लिए, चाहे वो राहत फ़तेह अली खान हो, चाहे वो आतिफ हो, चाहे वो अली अजमत हो, चाहे वो अली जफ़र हो, चाहे वो हदीका कियानी हो, चाहे वो आरिफ लोहार हो, इनको देने के लिए उनके पास तसल्ली भी नहीं है, दिलासा भी नहीं है। पाकिस्तान के लोग कब तक इस चोरी के मुतहम्मिल हो सकते हैं? अच्छा है कि आपने मुझे भी अब बोलने का मौका दे दिया, पूरा प्रोग्राम आपने कर दिया है तकरीबन। एक तो कैफेटेरिया का मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा पहले कि 10 साल मुझे हो गए ये कैफेटेरिया में, मैं एक दिन में नहीं गया हूँ। चले जाए ना, आप सुन लेना। देखिए गलत परसेप्शन है, अब लोगों को ये कहना कि जी वो पार्लियामेंटेरियन वहाँ से कहते हैं, ये गलत परसेप्शन है। मैं सिर्फ नहीं, कोई भी नहीं गया होगा, उसकी वजह बताता हूँ, उसकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह और नेशनल असेंबली के साइड लॉबीज पे तमाम मेंबर्स अपने जेब से कंट्रीब्यूट करके वहां पे खाते पीते हैं, कैफेटेरिया में नहीं जाते हैं। और अगर कैफेटेरिया सब्सिडाइज्ड है गवर्नमेंट की तरफ से तो 1000, 1500, 2-2000 गरीब एम्प्लॉइज उन बिल्डिंग्स में हैं जो कम आमदनी चले बड़ी अच्छा किया गवर्नमेंट ने, तो उससे आगे शायद वो कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कोई कन्विंस नहीं होगा इस बात से, काम की बात पे कन्विंस बिल्कुल होना चाहिए। वो भी इस मुल्क के लोग हैं। अब कोई चपड़ासी ड्राइवर अगर उधर खाता है, इतनी रिस्पेक्ट कर रहा हूं, नहीं तो आप मेरी इज्जत में उस कैफेटेरिया को मत डिफेंड करें। मैं देखे इस मुल्क का खून चूस के समोसे बना रही है। सर मैं एक हकीकत बात करूंगा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, मुझे किसी को डिफेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। जो फैक्ट होगा वो आपको बताऊंगा। पायरेसी वाले इशू पे बिल्कुल जो फिगर्स आप दे रहे हैं ये इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के साथ ये है। और जितना फॉरेन कंटेंट है, जिस तरह टेलको वाले चला रहे हैं, दुनिया के ममालिकों में ऐसा नहीं होता है। स्पेशली अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क को देख लें तो उन्होंने टोटली बैन की हुई है और वहाँ पे इस किस्म की चीज़ें नहीं हो सकती है। इशू हमारा क्या है? इशू हमारा ये है कि हमारे लॉज तकरीबन बहुत सारे अच्छे लॉज हैं और हर एक चीज़ के लिए हैं, लेकिन हम इम्प्लीमेंटेशन में एज अ नेशन हम एक बहुत बड़ा फेलियर हैं ओवरऑल। अगर आप देख लें, यही वजह यहां पर भी है
कि चाहे इन्फ्रिंजमेंट हो, पायरेसी हो, ये उस तरीके से इन पे एक्शन नहीं लिया गया है, इन्फोर्स नहीं किया गया है जिस तरीके से इनको करना चाहिए था। और इसकी बुनियादी वजह यही है कि हम प्रायोरिटी वॉच लिस्ट पे हैं। जो दुनिया के 8-9 ममालिक है उसमें पाकिस्तान एक है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट पे, और इन्हीं चीज़ों की वजह से है। लेकिन उसकी जिम्मेदारी फिर आती है इन्फोर्समेंट एजेंसियों पे। अब एक इदारे का अपना डोमेन और अपना एक उसका राइट होता है कि वो किस हद तक जाके इसमें कर सकता है। अब इसमें FIA, कस्टम, पुलिस, इन तमाम की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अपने फील्ड में रह के इन चीज़ों को पकड़ना उनकी जिम्मेदारी बनती है। पहले एज सच इस किस्म में एक तो लोगों में शऊर नहीं था, उनको अपनी राइट्स का पता नहीं था। अब थोड़ा बहुत चूंकि ये एक एक्ट बन गया है, एक लीगली इस इदारे का IPO का एक लीगली वजूद भी आ गया है, एक क्लोज कोऑर्डिनेशन इन्फोर्समेंट एजेंसियों से आ गया है। मैं आपको सिंध हाई कोर्ट का एक वाकया सुनाऊं कि FIA ने एक जगह पे रेड किया है और कोर्ट की वहां डिसीजन है कि जी यू ऑन योर ओन आप उस पर रेड कर ही नहीं सकते जब तक एग्रीव पार्टी ना हो और कोई आके आपको किसी ने कहा नहीं हो कि जी आप रेड करें। देखें, ये एक प्राइवेट राइट है, ये एक पब्लिक राइट नहीं है। प्राइवेट राइट में जब तक वो एग्रीव पार्टी खुद आके बोले ना कि जी मेरे इन राइट्स की वायोलेशन हो रही है ना अफरीदी साहब, बॉटम लाइन कि मैं एक प्राइवेट पार्टी हूं, मुबशर लुकमान एज अ सिटीजन एंड अ टैक्स पेयर ऑफ दिस कंट्री, मैं आप लाहौर आए हुए, आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं सुबह जाता हूं, आप देखिएगा मैं डिफेंस थाने में पर्चा कटवाता हूं कि आई एम एन एग्रीव पार्टी, यहाँ पे गैर कानूनी ड्रामे, गैर कानूनी फिल्में और गैर कानूनी रिंगटोन्स चल रही हैं, मैं पर्चा करवा देता हूं, आप उसके ऊपर कोर्ट में इंप्लीमेंट करा दें। हम कोर्ट में नहीं, हम आपको गवर्नमेंट से इंप्लीमेंट करा के दे देते हैं, लेकिन आप जाए बड़ी मेहरबानी है आपकी, कुछ तो कर दे हुकूमत। आप देखें ना, पहले ये हुकूमत भाई हमारा खून चूसने के कर क्या रही है? आप हिम्मत करके जाके FIR करवाएं जी। हमें एक एप्लीकेशन, मैंने आज एक FIR एक प्राइवेट कंसोर्शियम पे भी कराई है, पाक कतर तकाफुल इंश्योरेंस पे, वो मैं आपको बताऊंगा। वो अब पूरे पाकिस्तान की चीजें मेरी डोमेन में तो ना डालें, मेरी डोमेन में जो है नहीं, ये पाक कतर मेरी डोमेन में। इसमें कोई शक नहीं है, हमने पहले किया है, ठीक है। एक बाहर की कंपनी जिसका टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, उसका म्यूजिक बगैर उनके राइट्स के चला रहे थे और हमने इंटरवीन किया। आपको पता है PTV, आपको पता है कि पाकिस्तान को यूनाइटेड स्टेट्स ने वॉच लिस्ट पर रख दिया है और आप अब रशिया, मलेशिया और चाइना से ऊपर आ गए हैं कॉपीराइट वायलेशन में, और आपकी तमाम एड और पूरी दुनिया में आपका ट्रेड जो है वो बैन हो सकता है अकॉर्डिंग टू UN चार्टर। हम किसी से ऊपर नहीं आए, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट पे हम हैं। हम वो पानी में कतरा वाली बात है पाकिस्तान की। ये बहुत गंदा कतरा है पानी का, देखें ये बहुत गंदा गलीज कतरा है, गलीज है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस चोर होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चोर को बुरा कहें अफरीदी साहब? नहीं, मैं तो एग्री कर रहा हूं कि ये गलीज है, ठीक भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप देखें पाकिस्तान जितना इसकी मद में, जितना पाकिस्तान औरों का नुकसान कर रहा है, ड्रामे चला रहा है, वो अब ना मेरी बेटी देख सकती ना आपकी बहन देख सकती है। बिल्कुल सही है, ठीक है ना? क्या हम इतने बेगैरत हो गए हैं कि हम इन ड्रामों की इजाजत दें, और वो भी गैर कानूनी ड्रामों की यहाँ पे चलने के लिए? कोई तो आएगा ना भाई, कितने लोग आए, क्या करें? ब्लेड मारे अपने आप को, क्या करें? मैं आग लगा लूं, अपने ऊपर चाय बनाऊं, क्या करूं मैं आपके लिए? टैक्स चोरी या ये पब्लिक राइट ही नहीं है, प्राइवेट राइट है। आप आए हैं, आपने कहा कि जी मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं राइटर हूं, ये क्यों दिखा रहे हैं? आप आए, हमें बताएं ताकि हम आगे चलें। आप बताएं जी अफरीदी साहब को, मैं जरा ब्रेक के दौरान इनको समझाता हूं कि मेरा क्या मौकफ है, बट विल कम बैक टू हिम आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक। बेहतरीन साउंड क्वालिटी, अल्ट्रा सॉफ्ट ग्रिप, इजी माइक डिजाइन के साथ ऑडियोनिक हेडफोन्स। ऑडियोनिक, द साउंड मास्टर। फ्री में ऐड डालो, फ्री में बेचो एट गुड प्राइस। OLX.com.pk, सब कुछ बिकता है। ग्लो पील का तड़का, ये रोशनी के रंग है। मेरे पास माचिस है, ये अपना अफरीदी साहब, मेरा दिल कर रहा है कि मैं तमाम ये कानून साजी जो आपने की हुई है ना, मैं इसको आग लगा दूं पकड़ के,
यानी कोई कानून आपने इंप्लीमेंट करना नहीं है, हर वक्त आपने प्राइवेट लोगों पे डाल देना है। इस मुल्क का, इस अवाम का कसूर ये है कि हम करप्ट लोगों को चुन लेते हैं, हम चोरों को, लुटेरों को, डाकुओं को चुन लेते हैं, जैसे ये जाकरानी है, और ये हमारी भाइयों को कत्ल करके दंदनाते फिरते हैं, हमारी मुल्क की इमलाक को बेच देते हैं। कोई, यानी आप देखें इस मुल्क की हालत यह है कि बलोर साहब, माजरत के साथ, आप भी फ्रंटियर के हैं, बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन मैं अब कई फ्रंटियर के लोग हैं जिनकी मैं इज्जत ना करने पे मजबूर हो गया हूं। बलोर साहब कहते हैं 1 साल पहले से कह रहे, मैं तो 1 साल से पहले से कह रहा हूं रेलवे बंद कर देनी चाहिए। अरे तुम मिनिस्ट्री से रिजाइन करो पहले। 41 गाड़ियां तुम्हारे घर में चल रही है रेलवे की, 8.5 लाख रुपए का तुम पेट्रोल ले रहे हो उनमें, तुम पहले रिजाइन करो वहां से। एक आपने जाकरानी की मिसाल दी ना, एज अ प्रोफेशनल आपको चाहिए था कि आप उसको भी लेते और इससे भी आते नहीं है। मुझे कल से अभी तक धमकियां आई हैं। नहीं, धमकियां मैं धमकियां नहीं लेता। आपने कहा कि जी आपको मैं लेना चाहता हूं। 1 मिनट, हमने कल अनाउंस किया है, उसके बाद आपको नहीं पता कि अभी ये प्रोग्राम मैंने किस में किया है, किस मुश्किल में किया है। अनाउंस इज समथिंग एल्स। नो 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 नो, एक एज अ प्रोफेशनल मेरी एक बात सुने भाईजान, आप ऐसा करें, मैं आपको बताता हूं, रहमान, आप अफरीदी साहब को चैलेंज है जी मेरा, कल नहीं, परसों नहीं, अगले हफ्ते आप अपने इंटीरियर मिनिस्टर को ले आए, मैं जरा उनकी दोहरी नेशनैलिटी पे प्रोग्राम कर लेता हूं। मेरा इंटीरियर मिनिस्टर, मैं कितनी बारी दावत देखें, मेरे इंटीरियर मिनिस्टर, मैं प्रोग्राम छोड़ दूं। मेरा इंटीरियर मिनिस्टर नहीं है, आपका भी है इस मुल्क का। मेरा नहीं, ठीक है ना, मेरा नहीं, मेरा तो कोई फॉरेन नेशनल मेरा इंटीरियर मिनिस्टर नहीं। ये कहते हैं कि जाकरानी को आपको लाना चाहिए। आपने कॉल की है? जी बिल्कुल कॉल की है। आपने कॉल की है कि आप आए? साहब का रिकॉर्ड देख लें फोन का। नहीं, उन्होंने एक दफा भी नहीं। नहीं मेरी चले, बहरहाल मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आज उन्होंने पता क्या कहा, मेरा गला खराब है, मैंने ज्यादा खा लिया शायद। बहरहाल मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, गलत काम गलत है, ये इसको मैं कभी किसी को भी डिफेंड नहीं करूंगा। मेरा सिवाय ये कि हमारा असेंबली कुली के, इससे ज्यादा मेरा और कुछ नहीं है उनके साथ। कहने का मतलब ये है, पीटीए को कौन रेगुलेट करेगा? पीटीए, देखें, हर इदारे का आप लॉ लेजिस्लेट कराना अगर मेरे इदारे तक उसका है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, और ये जिम्मेदारी हमने बखूबी निभाई है। और पूरा पाकिस्तान, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो मुंसलिक हैं, वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने बड़े कम टाइम में आपको अप्रिशिएट आपने लेजिस्लेशन, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अब आप पाकिस्तान की आवाज उठाएं। आप सुने, अब काम इन्फोर्समेंट एजेंसियों का है उनको इन्फोर्स करना। मैं इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं हूं, मेरा जो अपनी जिम्मेदारी है, अगर मैं वो पूरी ना करूं तो फिर आप मुझे कहें कि जी आप क्या कर रहे हैं वहां। मैं बिल्कुल, एक मिनट, मैं 2 बातें क्लियर कर दूं। मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूं, आपने पहले भी कोशिश की इस पे, मैं उसका कायल हूं। मैं सिर्फ आपको यही माचिस की तीली दिखा रहा था कि भाई खुदा के लिए मुतहर्रिक हो जाए। महीने तो पता नहीं 15 दिन में ये असेंबली ना रहे, डॉक्टर ताहिरुल कादरी की लॉन्ग मार्च सही हो गई तो आप सारे फारिग हो जाएंगे। तो मेरा मतलब उससे पहले कोई काम अच्छा कर ही जाए। देखें, काम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने अपनी कैपेसिटी में जिस इदारे में भी रहा हूं ना, वो ऑन रिकॉर्ड है, वो कोई चुपी डकी चीजें नहीं, मैं मानता हूं, वो हमने की हैं और भी करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि इस मुल्क के लिए अगर हम अपनी कैपेसिटी में नहीं करेंगे तो कोई बाहर से आगे तो नहीं करेगा। Exactly. ये टोटली आई एग्री विद यू, इसमें और भी करेंगे। मैं एक एमएनए की कैपेसिटी में अगर इवन लेजिस्लेशन की जरूरत पड़ी तो उसमें भी लेजिस्लेट कराएंगे, अगर आईपीओ की डोमेन में नहीं भी आता है। बाय सेइंग कि पाकिस्तान से जो 360 करोड़ रुपया सालाना रिंग टोन्स की मद में इंडिया को जा रहा है और जिससे हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, एंड जो पाकिस्तान पे एक सकाफती यलगार कर दी है उर्दू 1 के नाम से, गैर कानूनी चैनल्स, गैर कानूनी चीज़ें एयर करके हमारी कौम को बेरहरवा करने के लिए तुले हुए हैं, आप उसमें मेरे साथ हैं? मैं आपसे 2 कदम आगे हूँगा उसमें, क्योंकि मेरा मुतल्लिका कुछ रिलेशन बनती है उसके साथ, और हमने उस पर काम शुरू भी कर लिया है। हमें अब पहली दफ़ा 1 हफ्ते पहले एक एप्लीकेशन आई है, ठीक है, और उस पर हमने काम शुरू कर दिया। हमारा लीगल डिपार्टमेंट उसको देख रहा है। ये चाहे पीटीए की डोमेन में आता हो और उनको लेजिस्लेशन करनी पड़ी, चाहे कैबिनेट का डोमेन आता हो उनको करनी पड़ी, ये लेजिस्लेशन के लिए इंशाल्लाह इसको परसू करेंगे। देखिए, ये हमारा मुल्क है, इसमें कोई भी नहीं कर सकता है। ये तो आप दिमाग से निकाल दें कि इसमें हमारे इदारे के लोग या मुल्क के कोई और ऐसे लोग मिले हुए होंगे। डेडिकेशन नहीं है, ये मैं कह सकता हूं गफलत है, गफलत है, चाहे पीटीए की है चाहे किसी और इदारे की है। मैं उनसे पूछ लूंगा, अगर ना मैं आपको खुल के सपोर्ट करूंगा। मैंने तो आपको पहले भी कहा था, बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान, मैं आपको जुबान दे रहा हूं। मैंने पहले भी आपको कहा था कि इसमें इंशाल्लाह मैं आपके साथ खड़ा हूं
और इसमें जितना हम कर सकते हैं, मैं उनसे सिर्फ पूछ लूं, अगर उनको प्रॉब्लम है हम अपने IPO से लेजिस्लेट करवा सकते हैं, कोई बड़ी इशू नहीं है। और इस पे होना चाहिए, इस मुल्क को। एक काम करें अफरीदी साहब, चाहे मैं कहता हूं टोकन काम है कि आप जाएं अगले हफ्ते असेंबली में और आप ये बिल पेश करवाएं, रेजोल्यूशन पेश कराएं। अगर आप लगता है कि टेस्ट से मस नहीं हो रहा कोई, कम से कम एहतजाज में रिजाइन कर दें, पूरी कौम को इनकी असलियत दिखा दें। देखें, जो मेरे गांव का एक आध कुआं निकल रहा है, आप मेरे से वो ही बंद कराएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि उधर कितनी गुर्बत है और वो बेचारी पीने के पानी के लिए 10-10 किलोमीटर जाते हैं। वरना रिजाइन मेरा ट्राइबल एरिया में जो बम्बारियां, जो ड्रोन्स हो रही हैं, जो मटर गोले बेगुनाह लोगों पे गिर रहे हैं, रिजाइन इखलाकन मेरा उस चीज़ पे बनता था। लेकिन मजबूरी सिर्फ ये थी कि जो लोगों को थोड़ा बहुत मैं फैसिलिटेट कर सकता हूँ डेवलपमेंटल कामों से, उसकी वजह से मैं रुका हुआ। कहने का मतलब है कि ये हुकूमत हमारी ऐसी है कि जब तक आप उसके साथ हैं तब तक तो लोगों को पीने का पानी मिल रहा है, कुएं में पानी निकल रहा है, वरना ये वो पानी का मुश्किल भी खींच लेंगे। देखिए, हुकूमत के साथ मैं असूलों पे हूं। राइट, जिस चीज में वहां असूल बेअसूली हो रही है, मैं बिल्कुल हुकूमत से उधर अलग हूं। जान अफरीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते मैंने एक बात कहनी है आपको कि मैंने आपको कहा था कि पाक कतर तकाफुल इंश्योरेंस कंपनी के तल्लीक मैंने चंद कलमात आपको बताने हैं। मेरी एक गाड़ी थी जो मैंने बैंक अलबरका से लीज की हुई थी और बैंक अलबरका के थ्रू मैंने पाक कतर तकाफुल कंपनी से इंश्योर कराई। और जब इन्होंने इंश्योर की गाड़ी तो उस वक्त भी एक बड़ा ड्रामा किया। उन्होंने कहा कि गाड़ी की कीमत ये 50 रुपये नहीं, इसकी कीमत तो हमारे लिए 32 रुपये है। मैंने उस वक्त उनको कहा आप ऐसा करें, ये 32 रुपये में मुझे 10 गाड़ियाँ ऐसी ला दें, मैं ये कारोबार ही शुरू कर लेता हूँ, ये काम छोड़ देता हूँ जो मैं कर रहा हूँ। लेकिन कह रहे उन्होंने कहा नहीं, हमारी तो यही वैल्यूएशन है जी। अब उसके बाद वैल्यूएट कर लिया, 3 महीने पहले गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, इंश्योरेंस कंपनी पैसे देने से कासिर। इंश्योरेंस कंपनी सर्वेयर नहीं आ रहे, एक वर्कशॉप नहीं जी, दूसरी वर्कशॉप लेके जाएं जी, उस वर्कशॉप में लेके जा रहे हैं। उसके बाद जब क्लेम आया तो लेट से 10 रुपये क्लेम आया तो उन्होंने कहा जी हम तो 60 रुपये देंगे क्योंकि हम तो 60% डिप्रिसिएशन पे पैसे देते हैं। भाई किस कानून के तहत? नहीं जी, वो फाइन प्रिंट में ना जी उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। तो मैंने आप लोगों को बताना है कि पाक कतर तकाफुल कंपनी से इंश्योरेंस कराते हुए अपनी गाड़ी के 100 दफ़ा सोचें और प्लीज़ वो फाइन प्रिंट्स में जो कुछ उन्होंने लिखा है उसको ज़रूर पढ़ लें। क्योंकि मेरे साथ उन्होंने क्या किया कि 1 हफ़्ता पहले से लेके अभी तक कोई कंटुट्टे मेरे ऊपर डाले जो आके मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे घर के चक्कर लगा रहे हैं और वो यानी धमकियाँ दे रहे हैं कि अपना इंश्योरेंस क्लेम वापस लो वरना तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पाक कतर तकाफुल इंश्योरेंस कंपनी, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि कल मैंने इसके लिए FIR लॉन्च कर दी है, ना सिर्फ उन नंबरों से जिनसे मुझे कॉलें आ रही थी, बल्कि अगर अब भी वो आईं और आपने इसी तरह की हरकतें और घटिया काम किए तो आपके MD, आपके चेयरमैन, सब के ऊपर FIRs लॉन्च करना मेरा कानूनी हक है। Until tomorrow, Allah Hafiz.